साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। क्या है डार्क वेब, कैसे करता है ये काम और कैसे ये गढ़ बन रहा है अवैध साइबर अपराधों का। क्रिमिनल्स को जो मौका मिलेगा कम्युनिकेट करने का, उस मौका वो कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको कैपेसिटी होना चाहिए कि आप किस तरीके से आप इसको इंटरसेप्ट करें या समझें। आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे उग्रवादी ग्रुप है जो डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब रहेगा हमारे साथ। अब है कि लॉ एनफोर्समेंट के कितने कंट्रोल रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज कार्यक्रम की शुरुआत एक सवाल से। अच्छा बताइए, डार्क वेब के बारे में सुना है क्या आपने? आप भी कहेंगे ये क्या सवाल हुआ? ऑफ कोर्स सुना है। तो ठीक है, बताइए क्या है ये डार्क वेब? जहां सब गलत काम होते हैं, इट्स अ डार्क वेब। सब इलीगल होता है यहाँ, है ना? मैं भी यही समझती थी, पर ये आधा सही है और आधा गलत। बताऊंगी आपको डार्क वेब की असली कहानी और ये भी कि क्या क्या डार्क काम होते हैं यहाँ जो आपके लिए उत्पन्न करते हैं साइबर खतरे। देखते रहें साइबर अलर्ट। डार्क वेब एक ऐसा हिस्सा है इंटरनेट का जो नॉर्मल इंटरनेट से छिपा हुआ होता है। मतलब जिसे आप गूगल, बिंग, याहू जैसे सर्च इंजन से ढूंढ नहीं सकते। इसे समझने के लिए पहले आपको इंटरनेट को समझना होगा, क्योंकि इंटरनेट के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है सरफेस वेब। आप इसको एक आइसबर्ग से समझ सकते हैं, क्योंकि आइसबर्ग का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो सर्विस वेब होता है, जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यूट्यूब, फेसबुक, गूगल आदि तमाम वेबसाइट्स के लिए और ब्राउजिंग के लिए यूज करते हैं, और जिसको आप किसी भी नॉर्मल ब्राउजर जैसे क्रोम, सफारी आदि इनसे आप खोल सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि 50 से अधिक सर्च इंजन्स हैं जो भी यूज में हैं, जैसे नेवर साउथ कोरिया का, बाइडू चाइना का और इसी तरीके से येंडेक्स रशिया का। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे ब्राउजर्स हैं जैसे डकडकगो हुआ, कैरेट2 हुआ, स्विस काउज हुए, जो एडवांस्ड रिसर्च को और सर्च को संभव कर पाते हैं। लेकिन ये सब इंटरनेट का केवल 4 से 5% हिस्सा ही है। फिर आता है डीप वेब। इसमें वो वेबसाइट्स आती हैं जो पब्लिकली ओपन नहीं होती, मतलब इनको सिर्फ लॉगिन करने पर ही खोल पाते हैं आप। जैसे आपका ईमेल जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आप ही उसको अपने पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपके बैंक अकाउंट का पेज, या फिर आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स, या फिर किसी कॉलेज का डेटाबेस आदि। यानी ये वो सभी वेबसाइट्स हैं जो पब्लिक नहीं होती, लेकिन ये पूरी तरह से लीगल होती हैं, और ये होती हैं डीप वेब का हिस्सा। इंटरनेट का तीसरा भाग है डार्क वेब। ये डीप वेब का ही एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये हिडन होता है और ये अक्सर अवैध गतिविधियों के लिए ही जाना जाता है। हम इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए जो सर्च इंजन यूज करते हैं, उनसे आप डार्क वेब को नहीं खोल सकते। इसे एक्सेस करने के लिए आपको स्पेशल ब्राउजर चाहिए होता है, जैसे टॉर, द ऑनियन राउटर, जो मल्टीपल लेयर्स के जरिए डेटा को एन्क्रिप्ट करता है ताकि यूजर की पहचान और लोकेशन बिल्कुल सीक्रेट रहे। जैसे गूगल पर हम डोमेन नेम्स यूज करते हैं जो .com से खत्म होते हैं, ऐसे ही डार्क वेब पर वेबसाइट्स के पते .onion से खत्म होते हैं, जैसे abc.onion, और ऑनियन लिंक्स केवल टॉर पर ही खुलते हैं, टॉर ब्राउजर पर। यानी सभी ऑनियन लिंक्स डार्क वेब लिंक्स ही होते हैं। यहां जब आप कुछ एक्सेस करना चाहते हो तो सबसे पहले कम्युनिकेशन टॉर नेटवर्क के माध्यम से गुजरते समय 3 बार एन्क्रिप्ट और फिर रिले की जाती है। ये नेटवर्क वॉलंटियर्स के द्वारा चलाए जा रहे सर्वर्स हैं, जिन्हें टॉर रिलेज कहते हैं। कम्युनिकेशन पहले नोड यानी एंट्री नोड पर जाती है और फिर मिडल नोड से कई एनोनिमस सर्किट नोड से होते हुए एग्जिट नोड से डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। हर नोड पर डेटा एक और लेयर से एन्क्रिप्टेड होता है और सोर्स एंड तक पहुंचने के लिए कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता। हर बार नोड्स बदल जाते हैं और नोड्स की पूरी चेन पता ही नहीं लगा सकते, यानी आपको सर्वर आईपी एड्रेस नहीं मिल पाता। अगर आप जांच करते हैं तो फिर मिलता है सिर्फ टॉर आईपी एड्रेस,
लेकिन जो सोर्स आईडी है उसका पता नहीं चल पाता। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये दिखा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका और यूरोप के बीच ही अधिकतर नोड्स यानी सर्वर्स मौजूद हैं। हालांकि भारत में भी 3 सर्वर्स हैं जो मौजूद हैं और अलग अलग देशों में सर्वर्स होते ही हैं, लेकिन अधिकतर ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं ये डार्क वेब का ही ट्रैफिक फ्लो है जो विभिन्न नोड्स के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये तमाम ट्रैफिक फ्लो है जो इन डॉट्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। विभिन्न देशों की जांच एजेंसियां मिलकर इस काम में लगी होती हैं कि इन एनोनिमस अपराधियों की पहचान कर सके, इनका पता लगा सके। उन्हें सफलता भी मिलती है। जैसे हमने आपको कई बार शाइनी हंटर्स का जिक्र किया जो रैंसमवेयर ग्रुप है। अमेरिका और फ्रांस की एजेंसियों ने एक सफलता प्राप्त करते हुए डार्क वेब पर शाइनी हंटर्स का डोमेन ब्लॉक कर दिया है। अभी यूएन का साइबर क्राइम के ऊपर जो अभी एक हनोई वियतनाम में मीट हुआ है उसमें भी इसमें भी डिस्कशन हुआ है कि किस तरीके से आप डार्क वेब के माध्यम से भी या डार्क वेब का मॉनिटरिंग में भी किस तरीके से आप कोऑपरेशन बढ़ाए। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर निगरानी रहेगी एजेंसीज की और इसी माध्यम से बहुत सारे लॉ एनफोर्समेंट है आज के डेट में सक्सेस मिले। रैंसमवेयर के पीछे जो एफर्ट्स है ग्लोबली बहुत सारे देश डार्क वेब के माध्यम से लोगों को पकड़ रहे हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं। और रैंसमवेयर के बहुत सारे केसेस है जिसमें पैसा नहीं दे के भी नेटवर्क्स को छुटा लिया गया। अब सवाल उठता है कि किसने बनाया ये डार्क वेब। डार्क वेब की कहानी कुछ इस तरह से है कि 1990 के दशक में यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने ही टॉर द अनियन राउटर नाम की तकनीक विकसित की। इसका उद्देश्य था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है उसे सुरक्षित भी रखा जाए और गुमनाम भी। लेकिन उसके बाद टॉर प्रोजेक्ट को 2002-2003 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में पब्लिक कर दिया गया। जब ये सबके लिए उपलब्ध हो गया तो लोगों ने ऐसी वेबसाइट्स बनानी शुरू कर दी जिन्हें केवल टॉर नेटवर्क के जरिए ही आप एक्सेस कर सकते हैं। इन्हें ही डार्क वेब कहा गया। गुमनाम रहने की सुविधा ही इसकी ताकत है और इसी के चलते ये सरकारी या रिसर्च वर्क से आगे अलग अलग उद्देश्यों के लिए प्रयोग होने लगा, जैसे सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए विसल ब्लोइंग प्लेटफॉर्म्स जैसे विकीलीक्स, और दुर्भाग्यवश बहुत सा अपराध कार्य भी इसी के माध्यम से होता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि टॉर तकनीक की नींव तो अमेरिकी नौसेना के वैज्ञानिकों ने रखी, लेकिन डार्क वेब खुद दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं और साइबर कम्युनिटीज के द्वारा ही बनाया गया है। टॉर को अनियन राउटर के नाम इसलिए दिया गया कि जैसे प्याज की परतें होती हैं वैसे यहाँ एन्क्रिप्शन की भी कई परतें होती हैं। टॉर की ही तरह एक और ब्राउजर है I2P जिसे नाम दिया गया है द गार्लिक ब्राउजर। यहाँ डोमेन के अनियन लिंक नहीं I2P लिंक बनते हैं। आप पूछेंगे कि क्या ये कानूनी है, तो आपको बता दें कि डार्क वेब अपने आप में गैर कानूनी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने डार्क वेब खोला और आपको जेल हो जाएगी, लेकिन अगर आप वहां कोई अवैध चीज खरीदते हैं या कोई अवैध काम करते हैं तो फिर ये गंभीर अपराध माना जाता है। कई देशों की सरकारें डार्क वेब पर निगरानी रखती हैं और अपराधियों को ट्रैक भी किया जाता है। अब इन नेटवर्क्स में जाने के लिए जो नया क्रिमिनल पकड़ने के लिए जो ऑनलाइन टूल्स आ रहे हैं, जो टॉर के माध्यम से ज़्यादातर सर्कुलेट वो भी होता है, तो मुझे लगता है इसको आपको इस्तेमाल और ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका और हर तरीका का ट्रैप लगाना पड़े। कभी कभी हनी पॉट्स भी आ जाते हैं अपनी तरफ से, आप ये लगाते हैं और अपने लोगों को पकड़ लेते, तो इस तरीक़ा से कोई ट्रैप लगातार आपको देना पड़ेगा और ट्रोजन हॉर्सेस को डालना पड़ेगा। जो आप समझते हैं कि आपका एक लाइन ऑफ एक्शन होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, तो उसी सिलसिले में आप जिस अलग अलग सोच से आप गए उसी हिसाब से आप डेटा को किस तरीक़ा से पकड़ सकते हैं, डेटा चोरी को पकड़ सकते हैं। कहते हैं कि जो काम छुप कर किया जाए वो अधिकतर गलत ही होता है। जिन भी कार्यों को पहचान छिपाकर करने की आवश्यकता हो उसी के लिए डार्क वेब यूज होता है। इन कामों में से कुछ तो वैध होते हैं, लेकिन अधिकतर यहाँ पर साइबर अपराध होते हैं, जैसे इलीगल पेमेंट गेटवेज काम करते हैं। यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग एज अ सर्विस दी जाती है, VPN सर्विसेज दी जाती हैं,
साइबर सुरक्षा के खतरों से जुड़े तमाम काम जैसे डेटा लीक या चुराए गए डेटा की बिक्री, हैकिंग के लिए प्रयोग होने वाले मैलवेयर की बिक्री, रैंसमवेयर सेवाएं, साइबर अपराधों की योजना बनाना, सरकार के विरुद्ध काम करने वाले हैक्टिविस्ट समूह भी यहीं एक्टिव होते हैं। साइबर आतंकवाद भी यहाँ बहुत फलता फूलता है क्योंकि यहाँ आतंकी फंडिंग होती है। युवाओं को कट्टरवाद से कैसे आतंकी बनाया जाए वो तमाम सामग्री यहाँ उपलब्ध की जाती है और आतंकियों को यहाँ रिक्रूट भी किया जाता है। यही नहीं, यहाँ मानव तस्करी का भी काम होता है। बाल यौन शोषण की सामग्री बड़े स्तर पर यहाँ रखी जाती है। बच्चों को गुलाम बनाकर उन्हें काम कराने का, रिक्रूट करने का काम भी डार्क वेब पर किया जाता है। ड्रग तस्करी होती है यहाँ। ड्रग्स के साथ साथ अवैध दवाएं बेची जाती हैं। हथियारों की तस्करी यानी अवैध हथियारों की बिक्री भी होती है यहाँ। गैर कानूनी सामान जैसे नकली करेंसी, नकली पासपोर्ट्स, क्लोन किए गए क्रेडिट कार्ड्स आदि तमाम ऐसे अवैध काम डार्क वेब पर होते हैं। टेररिस्ट की जो कम्युनिकेशन होते हैं, बहुत सारे ग्रुप से अलकायदा की एक खासियत होती थी कि ये इसको इस्तेमाल करते हैं। आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे उग्रवादी ग्रुप है जो डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करके डेटा माइनिंग की कैपेसिटी हो गई, इसी तरीके से लॉ एनफोर्समेंट को भी बहुत सारे मौका मिलता है कि वो समझ जाते हैं कि किस घाटी में किस तरीके से कहानी हो रहा है। तो कभी कभी डिक्रिप्शन से भी ब्रेक करते हैं, कभी कभी सोशल इंजीनियरिंग करके भी ब्रेक होते हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल्स सिस्टम जो बहुत सारे देशों में बताया जाता है, इसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा ये डार्क वेब के माध्यम से होता है और इसको हर तरीके से कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट मैनिपुलेशन भी इसी नेटवर्क से सर्कुलेट किया जाता है ताकि इसकी प्रीपोंडेरेंसी बढ़ जाए या बहुत समय आपकी लॉ एनफोर्समेंट के ट्रैप से भी निकालने के लिए इस तरीके ये काम करते हैं। तो आज के डेट में जो प्रयास है कि जिस तरीके से दुनिया भर में कानूनी स्तर पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ जो कानून है बड़े सख्त हो गए बहुत सारे देशों में, इसलिए ये इस नेटवर्क को यूज़ करते हैं कि कैसे वो अपना कंटेंट को प्रोपोगेट करे। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर और थोड़ा एक्स्ट्रा निगरानी होना पड़ेगा लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से, कैसे इस तरीके के कंटेंट बंद करें। हमारा देश में एक प्रयास हुआ था, वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए उन्होंने एक जयराम रमेश के अंडर में पार्लियामेंट का कमेटी बना, तो उसमें 40 रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन में यह था कि आप किस तरीके से जाके डार्क वेब में इस कंटेंट को आप रोकें या निगरानी रखें या बंद करें। अपराधियों को पकड़ने के लिए जांच एजेंसियों के लिए यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि आईपी एड्रेस किसका है, टॉर आईपी है या नॉर्मल सर्वर आईपी है। टॉर आईपी की लिस्ट पब्लिकली भी उपलब्ध है। अगर जांच के दौरान टॉर आईपी मिलती है तो व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यह असंभव नहीं होता क्योंकि जिसने टॉर बनाया है, जो नोड्स और सर्वर्स को कंट्रोल करते हैं, वो टॉर आईपी का पता तो लगा ही सकते हैं। बहुत सारे संस्थाएं लॉ एनफोर्समेंट का खुद के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए फ़ायदा होता है, नहीं तो हैकर्स बहुत समय इनके कम्युनिकेशन में इंटरसेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आगे कार्यक्रम में आपको बताएंगे ऐसे चैट प्लेटफॉर्म के बारे में जो हम आप सब यूज कर रहे हैं, जो आज के दौर का बन रहा है एक डार्क वेब। उससे पहले यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। मैं हूँ जी, आपका डाउनलोड किंग। जब भी तुम लोग अपने फोन में नवे फीचर्स या कोई ऐप ढूंढ रहे होते हैं ना, तब बीच में तुम्हारे लोगों को व्हाट्सएप एक लिंक भेज दो फेक ऐप डाउनलोड करने का किर्राक पैकेज। लेकिन जैसे ही तुम लोग मेरा ऐप डाउनलोड मारते हैं, वैसे ही तुम्हारा पूरा फोन मेरे कब्जे में होता। क्यों मियां, नवे फीचर्स होना नहीं होना? रुकिए, अगर कोई व्हाट्सएप पे एपीके फाइल का लिंक भेज रहा है, डाउनलोड करने से पहले पूरी जांच जरूर करें। व्हाट्सएप पर कोई भी लिंक खोलने से पहले कॉन्टैक्ट कार्ड वेरीफाई करें। फेक ऐप्स को रिपोर्ट करो cybercrime.gov.in पर। स्कैम से बचो, सेफ रहो। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें।
बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। आज के दौर में एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ऐसा है जो डार्क वेब की तरह ही काम कर रहा है और ये है टेलीग्राम। आइए बताते हैं क्यों। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध, निवेश संबंधी, लोन ऐप संबंधी साइबर फ्रॉड्स, म्यूल अकाउंट्स, फेक सिम्स आदि तमाम ऐसे कृत्यों के लिए टेलीग्राम एक गढ़ बन रहा है। हम आपको कई बार दिखा चुके हैं कितने ही रैंसम ग्रुप्स ऐसे हैं जो डार्क वेब पर एक्टिव हैं और नाम बदलकर टेलीग्राम पर भी मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर डायनेट, ये है टेलीग्राम अकाउंट डायनेट का। ये एक थ्रेट एक्टर्स हैं। यहां इसने अपना अनियन लिंक भी दिया है, यानी टेलीग्राम से आप सीधे इनके डार्क वेब लिंक पर जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार ये है टेलीग्राम अकाउंट किलसेक। इसने भी यहां दिया है अपना अनियन लिंक। ये एक जाने माने हॉस्पिटल का डेटा इस वक्त बेच रहा है। तो आसान है ना डार्क वेब पर जुड़ जाना, जहां इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। हमने आपको रैंसम ग्रुप मेडूसा के बारे में अपने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में बताया था। आइए आपको बताते हैं कि कैसे ये भेष बदलकर काम करता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। यह है इनका क्लियर लिंक, एक नॉर्मल यूआरएल osintcorp.net, और दूसरे प्लेटफॉर्म पर यह चलाता है एक ब्लॉग, जहां आप देख सकते हैं ये जो लोगो लगा है, इससे पता चलता है कि यही रैंसम ग्रुप है जो ये डोमेन चला रहा है। यानी osintcorp.net पर जो लोगो लगा है वही इसने अपने ब्लॉग के लिंक पर लगा रखा है। और मेडूसा का डार्क वेब पर ये अनियन लिंक देखिए। इस पर जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो फिर आपको मिलता है यहाँ क्या, एक टेलीग्राम लिंक। अन्य देशों के आपराधिक समूह भी टेलीग्राम पर मौजूद हैं और धड़ल्ले से दिए जा रहे हैं डार्क वेब के अनियन लिंक्स टेलीग्राम पर। डार्क वेब को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं जो लोगों के बीच देखने को मिलती हैं। पहले उन्हें भी स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे कुछ लोगों का यह मानना है कि डार्क वेब पूरी तरह से इलीगल है, लेकिन ऐसा नहीं है। डार्क वेब पर भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पूरी तरह लीगल हैं, जैसे जर्नलिस्ट के लिए या फिर एक्टिविस्ट के लिए या फिर एजेंसीज के बीच ही सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। जो इलीगल साइट्स हैं वो इसका केवल एक हिस्सा भर हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि अरे डार्क वेब को एक्सेस करना ये तो अपराध है, लेकिन ऐसा नहीं है। डार्क वेब को देखना अपने आप में गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप वहां पे कोई भी इलीगल सामान डाउनलोड करते हैं या फिर किसी इलीगल सामान के लेन देन करते हैं तो जाहिर है ये तो अपराध ही हुआ ना। कुछ ये भी मानते हैं कि डार्क वेब को तो ट्रैक ही नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी गलत है। हालांकि हम कह रहे हैं कि मुश्किल है ट्रैक करना। भले ही टॉर जैसे ब्राउजर्स आईपी छिपाते हैं, लेकिन फिर भी सरकारी एजेंसियां या फिर साइबर विशेषज्ञ डार्क वेब पर अपराधियों को ट्रैक कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। डार्क वेब और डीप वेब को बहुत से लोग एक ही मानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीप वेब में आपकी बैंक्स, ईमेल्स या यूनिवर्सिटी डेटाबेस जैसी जो सुरक्षित वेबसाइट्स हैं जिन्हें लॉगिन किए बिना नहीं खोला जा सकता, तमाम वो वेबसाइट्स यही होती हैं। लेकिन जो डार्क वेब होता है ये डीप वेब का एक बहुत छोटा छिपा हुआ हिस्सा होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि डार्क वेब वहां तो सिर्फ हैकर्स और अपराधी ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमने कहा आपको कि लोग यहाँ सुरक्षा और गोपनीयता या रिसर्च शोध के लिए भी जाते हैं, लेकिन सच ये जरूर है कि यहाँ अपराधियों की बहुत बड़ी संख्या होती है। डार्क वेब के माध्यम से बहुत सारे लोगों को मौका भी मिलता है अपना काम करने का। जैसे पकड़ लीजिए आप जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट की जो कुछ सीक्रेट कम्युनिकेशन जो इन्वेस्टिगेटिव की टाइम में इन्वेस्टिगेशन के समय लगते हैं, तो आपस के बीच में वो सर्च इंजन के इंडेक्स के बाहर ये काम हो जाते हैं। फिर इसके बाद बहुत सारे आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है जो उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से डार्क वेब में। इसीलिए मुझे लगता है कि सिर्फ खराब नहीं, अच्छा भी मौका मिलता है और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है इससे। कुछ ये भी मानते हैं कि डार्क वेब पर तो सब कुछ मुफ्त में मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डार्क वेब पर कई चीज़ें पैसे लेकर बेची जाती हैं, जैसे आपका डेटा या फिर हथियारों की बात करें या इलीगल वीडियोस की बात करें आदि, सब पैसा लेकर ही बेचा जाता है। कुछ ये भी मानते हैं कि जैसे हम इनकॉग्निटो मोड पर कई बार काम करते हैं अपने कंप्यूटर्स पे, कि ये भी डार्क वेब का ही हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डार्क वेब एक्सेस करने के लिए अलग से टॉर जैसे ब्राउजर्स की जरूरत होती है, खास नेटवर्क की जरूरत होती है, लेकिन इनकॉग्निटो तो हम प्राइवेट ब्राउजर से ही एक्सेस कर लेते हैं ना। इनका एक एक्स्ट्रा रिस्क एलिमेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस
नेटवर्क में हमेशा वो हैकर्स या वो गलत काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत लोग होते हैं, तो इनके पास बहुत सारे डेटा माइनिंग टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से वो आपकी कम्युनिकेशन उठा सकती है। इसलिए आपका प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा कि किसी तरीके से आप अपना आइडेंटिटी को ना समझाए, और जो अपना नेटवर्क्स आप बनाते हैं या एक क्लोज्ड यूज़र ग्रुप आप उसमें बनाते हैं ताकि उसमें आप किसी तरीके से अपने कोडेड लैंग्वेज या किसी भाषा में बात करें ताकि वो जनरल पब्लिक या जो इसमें फिशिंग करने के लिए आते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन को उठा ना पाए। और डार्क वेब बहुत विशाल है, ये कुछ लोगों का मानना है, लेकिन असल में जो डार्क वेब होता है ये इंटरनेट का बहुत छोटा भाग है और डीप वेब बाकी का बड़ा हिस्सा होता है। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस जो हमने आपके सामने रखी। यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे रेड अलर्ट के साथ। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है, वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस का लालच दे के बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? ये जो विनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तो तुम्हारे घर वालों काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे ही तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ? तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सफा चट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। और कार्यक्रम में बात रेड अलर्ट की। इंडिया डिजिटल हो गया है, तमाम विभागों की सेवाएं भी ऑनलाइन हो गई हैं। इसी को लेकर आपको घेर रहे हैं ये साइबर अपराधी। उदाहरण के तौर पर आपने पानी के मीटर या फिर बिजली के मीटर के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, रियल टाइम में ये जानकारी इन साइबर अपराधियों को मिल जाती है। आपको फोन आता है कि मैं बिजली बोर्ड से बोल रहा हूँ, आप विश्वास कर लेते हैं क्योंकि उसके पास आपकी सारी जानकारी है। फिर वो आपको जो कहता है उस पर ध्यान दें। वो कहता है कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लें। सर, आपको मैंने लिंक भेज दिया है और नाम भी इस ऐप का कुछ ऐसे होगा जैसे मीटर 2.0। आप इस ऐप को लिंक से डाउनलोड कर लेते हैं और आपका फोन हैक हो जाता है। लेकिन आप इनके झांसे में ना आएं। ऐप हमेशा गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से ही डाउनलोड करें, किसी लिंक से नहीं। और किसी के भी कहने पर अपने फोन की स्क्रीन शेयर ना करें। रहें सावधान, रहें सतर्क। तो आज के कार्यक्रम में हमने आपको बताया डार्क वेब के बारे में। हमारे कार्यक्रम का एक ही मकसद है, आपको जागरूक करना, ताकि आप बने साइबर स्मार्ट। और जागरूकता के लिए जितनी जानकारी हो उतना अच्छा, लेकिन आप इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी शेयर अवश्य करें। और जुड़िए हमारे साथ। हमारा ईमेल आईडी है cyberalert.ddnews@gmail.com। और आप हमारे सारे एपिसोड्स प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी देख सकते हैं। तो होगी मुलाकात अगले सप्ताह। तब तक आप रहें साइबर सेफ, रहें साइबर अलर्ट। जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।